वो सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानशवरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। मैं हूं बशीर गिल आसम और मेरी तरफ से कलमकार इंटरनेशनल की जानब से आप सबको, देखने वालों को सलाम। कलमकार इंटरनेशनल एक अदबी और समाजी तंजीम है। इंसानी हकूक पर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। आज कलमकार इंटरनेशनल के लिए बड़े एजाज की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, साहिब किताब होने के साथ साथ साहिब बसीरत हैं, बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि इतना आसान नहीं आपकी सीरत का शाऊर, रूह की राह से गुजरे तो गुमा में आए। और शुक्रिया रेवरेंड बशीर गिल साहब। मेरे लिए भी ये बड़े एजाज की बात है कि मैं आज आफ्ताब साहब की शायरी, उनकी नसर और उनकी शख्सियत पे इस गुफ्तगू में आप लोगों के साथ हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत जो है वो साजिद गुलाम हुसैन साहब कर रहे हैं, जो कि एक अदीब हैं, शायर हैं। हमारे दीगर मेहमानों में जनाब शिराज राज साहब शामिल हैं, वो भी बेहतरीन अदीब और शायर हैं। और प्रोफेसर गुल परवेज साहब हैं, माहिर इल्म इलाहियत हैं, अदीब हैं, शायर हैं। और हरीश मैसी साहब, वो भी हमारे आज के खास मेहमान हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए, तो होपफुली जैसे ही कनेक्ट होते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। मुझे बहुत पुराने शेर याद आ गए हैं आफ्ताब जावेद साहब के। उस वक्त मेरा इनसे राब्ता नहीं था। मेरा इनसे राब्ता हुआ इधर अमेरिका में आके। तो ये समवेयर मेरा ख्याल है कि 90s में या लेट 80s में मैंने एक प्रोग्राम में पढ़े थे बिशप जॉन साहब के लिए। तो वो कुछ इस तरह है कि गम के एहसास से बोझल नहीं होने देता, गम के एहसास से बोझल नहीं होने देता, वो अजब शख्स है पागल नहीं होने देता। गम के एहसास से बोझल नहीं होने देता, वो अजब शख्स है पागल नहीं होने देता। ख्वाब वो चांद सितारों के दिखाता है मुझे, वो मेरी आंख को जंगल नहीं होने देता। तो प्रोग्राम में ये अशार पढ़ने के बाद बिशप जॉन साहब ने कहा कि ये ना आसम को कहो कि मुझे लिख के दे दे। तो मैंने इसके साथ एक और शेर था, वो भी भूल गया, तो वो मैंने उनको लिख के दिए। तो वो तकरीबन 3-4 दिन जो है वो उनके टेबल पे पड़े रहे। मैं उनके साथ एज ए जर्नलिस्ट उस वक्त काम कर रहा था। एनी हाउ, तो एक शाम इस तरह वो अपने कमरे से निकले और साथ ही ऑफिस था, तो उन्होंने फिर इनके वो इस गजल का जो है वो एक मिसरा दोहराया, कहने लगे कि वो मेरी आंख को जंगल नहीं होने देता। मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के फिर कहते हैं कि चलो आज इतना ही काम है, चलते हैं। एनी हाउ, आते हैं जनाब आफ्ताब साहिब की शख्सियत की तरफ। हाँ, अमेरिका के बहुत बड़े मजानगार और यहाँ के अदब के बाबा आदम मार्क ट्वेन का एक बहुत खूबसूरत फिक्रा है। वो बहुत सारे लोगों ने अपनी मूवीज में इधर उधर कोट किया है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि इंसान की जिंदगी में 2 दिन बहुत अहम होते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो जन्म लेता है, और दूसरा वो दिन जिसे जब उसे पता चल जाता है कि उसने जन्म क्यों लिया है। तो मेरा पहला सवाल जो है आफ्ताब साहब से, वो उनकी मार्क ट्वेन की सी कोटेशन पे ही मबनी है कि थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, जन्म के बारे में बताइए, और जिंदगी का ये जो मकसद है शायरी का, ज्ञान लिखने का, नसर लिखने का, उसकी तरफ आप कैसे आए जनाब आफ्ताब साहब? बहुत शुक्रिया। बचपन तो वही जैसे सारे बच्चों का होता है कि माँ की गोद से स्कूल तक और फिर आगे की जिंदगी। लेकिन इसमें असल जो एक बहुत खास चीज़ है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप हाथ से कमाने वाले बंदे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, और यही चीज़
उन्होंने अपनी औलाद के अंदर भी मुंतकिल की कि मेहनत करके खाना है और किसी की तरफ देखना नहीं है। तो यही सारी ज़िंदगी फिर हिस्सा रहा मेरी पूरी ज़िंदगी का। तो कोशिश यही की कि माँ-बाप ने ये भी सिखाया था कि अगर ज़िंदगी में आपने तरक्की करनी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को रोंते हुए आप आगे निकलें। कोशिश करें कि दूसरों को साथ लेके चलें। तो हमेशा पूरी ज़िंदगी यही कोशिश की है कि किसी भी कामयाबी के अंदर, मेरी किसी भी अ, अचीवमेंट के अंदर किसी को दुःख नहीं पहुँचना चाहिए। इसलिए सारी ज़िंदगी इसी दायरे के अंदर गुज़ारी है कि मेरी किसी कामयाबी में किसी की शिकस्त शामिल नहीं होनी चाहिए। वगरना अमूमन लोग ये करते हैं कि दूसरों को रोंते हुए निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों की खोपड़ियों के ऊपर अपना महल उस्तवार किया जाए। तो इससे खुदा ने बहुत बचाया है और इस वक़्त जो शख्सियत मौजूद हैं, वो भी इस चीज़ की गवाह हैं क्योंकि मेरा बहुत वक़्त इनके साथ गुज़रा है कि मैंने हमेशा दूसरों को इज़्ज़त, एहतराम की नज़र से देखा है और कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और बहुत सारे प्रोग्रामों में अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ कुछ सर्व करने का होता है या दूसरों सीनियर्स को आप आगे प्लेट सर्व कर रहे होते हो, उनको चाय पेश कर रहे होते हो, तो ये क्यों करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरे माँ-बाप ने मुझे यही सिखाया था कि जो दूसरों की इज़्ज़त करता है, उसी को खुदा इज़्ज़त देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो दूसरों को इज़्ज़त दे रहा हूँ, इसमें खुदा की खुशी शामिल है। तो यही है और आप दोस्तों का जो इंतखाब था, उसमें मेरे लिए ये भी था कि मुझे इस प्रोग्राम में वो लोग शामिल हों जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं। जैसे गुलाम हुसैन साजिद साहब ने तकरीबन रूनमाई की सदारत भी की और फिर इनसे मैंने बहुत सीखा। मसलन इनकी जो गुफ्तगू है, इनका जो कलाम है, इनका जो अफ़साना है, शायरी है, वो मेरे लिए उसमें बहुत कुछ है। और फिर शराज़ और गुल के साथ तो जो मैंने अपने जवानी के लम्हात गुज़ारे और इसलिए ये सारे वो दोस्त हैं, जिनके सामने मैंने लिखना शुरू किया। तो इसलिए इस इंतखाब में ये भी शामिल हैं। बाकी अ गवर्नमेंट स्कूल से हमने शुरू किया पढ़ाई की और उसमें बेशुमार ऐसे कुछ वाक़यात भी हैं, जिसमें तासुब था कि जो मसीही हैं, उनके हाथ से नहीं लेके खाना और फिर हमने इस सारी चीज़ को अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने इख़लाक़ के साथ इस सारी मिथ को तोड़ा कि नहीं, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता और सबके साथ बैठ के खा पी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ये जो इंटरफ़ेथ का मेरे अंदर है, एक जुनून, वो ये बचपन से ही था क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हमने क्रिश्चियंस के हाथ से नहीं लेके खाना, तो मुझे लगा कि अब इनको समझाना पड़ेगा और इनको अपने अख़लाक़ से, मोहब्बत से बताना पड़ेगा कि कोई शख़्स भी जो है ना, उसके हाथ पलीद नहीं होते और उसके हाथ से लेके खाना कोई बुराई नहीं है। और इस पे फिर बहुत मेहनत की और फिर अब वही दोस्त हैं अब वो कहते हैं कि आपका जूठा खाना हमारे लिए बाइसे बरकत है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारी कोशिश के अंदर बहुत सारे दुःख भी थे, अज़ियत भी थी, लेकिन खुदा ने बहुत बरकत दी और अब इतनी मोहब्बत मिलती है कि मैं शायद शुक्र भी खुदा का अदा नहीं कर सकता कि अब मुस्लिम दोस्तों से, दीगर मज़ाहब से इतनी मोहब्बत मिलती है कि वो मेरा प्याला लबरेज़ है, भरा हुआ है। जी, आसिम भाई। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। चलें, आपके दोस्त बैठे हैं शहराज राज साहब। मेरी तो ज्यादातर दोस्तों से आज पहली दफा ही मुलाकात हो रही है। तो शहराज राज साहब, आप खुद एक बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, बहुत ही बुलंद पाया अदीब हैं। जावेद साहब के साथ आपका वक्त गुजरा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी शायरी के हवाले से हमसे थोड़ी गुफ्तगू करें कि इनकी शायरी का जो है वो आज के अदब में आप उसको कैसे देखती हैं, क्या मकाम है उसका। जनाब शहराज राज साहब। बड़ी मेहरबानी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सब जी, हाँ जी, हाँ जी। यारी असल में हमने हमने जो अपना सफर है वो इकट्ठे ही शुरू किया तकरीबन। हम सब लाहौर में ही एक ही बैकग्राउंड के हम लोग थे और एक ही तरह के घरों से, एक ही तरह के हालात से।
एक ही तरह की सियासी सूरत हाल से, एक ही तरह की समाजी जो है वो हकायक से हम जन्मे थे, हम बड़े हुए थे, और उन्हीं गलियों सड़कों के ऊपर हम अपनी जिंदगी के ख्वाब देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और चूंकि एक ही तरह का टैलेंट था, एक ही तरह की इंस्पिरेशन थी, तो ये तो एक तयशुदा अमर था कि हमने कहीं ना कहीं मिलना ही था। तो किसी से कहीं मुलाकात होगी, किसी से कहीं मुलाकात होगी। मसलन आफ्ताब से मुलाकात एमए कॉलेज में हुई, मेरा ख्याल है। वैसे तो ये याद करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे लगता है जैसे हम एक ही घर में जन्मे थे या जन्म से पहले भी कहीं कोई ताल्लुक था, लेकिन मेरा ही ख्याल है, मैं सेफली अगर कहूँ, शायद आफ्ताब इसकी तायद करें कि एमए कॉलेज में मुलाकात हुई। पर गुल परवेज से कहीं और होगी, सितार साहिल से किसी और जगह हो, लेकिन हम 4-5-7 लोग दोस्त, यंग पीपल, जो उस वक्त एक शेरी इंस्पिरेशन में थे, और वो कहीं हम मिले उस वक्त। उस दौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक तो नजीर कैसर साहब बहुत अच्छी शायरी, बहुत वो स्टार थे उस वक्त, कमल फरोज साहब थे, और भी बहुत लोग थे, उमर हयात साहब थे, वो इंशाइया लिख रहे थे, कुछ दोस्त जो है वो ड्रामा कर रहे थे, कुछ लोग पंजाबी शायरी कर रहे थे, 1-2 मैगजीन्स भी थे। तो एक हल्का फुल्का सा एक माहौल वहां पर मौजूद था, इंस्पिरेशन थी। लेकिन जाहिर है कि जो बुनियादी इंस्पिरेशन थी वो वही थी जो शेरी दुनिया में हर किसी, हर नौजवान को वो होती है। वो जो हमारे लेजेंड शोरा है, जिसमें इकबाल हैं, जिसमें फैज हैं, जिसमें हम नए थे तो नए लोगों को जो साहिर, सागिर, फराज, फैज, ये सारी चीजें ये इंस्पायर कर रही। तो आफ्ताब की शायरी का भी बुनियादी माखज, बुनियादी इंस्पिरेशन यही है, जो उस जब हम एमए कॉलेज में थे, जब हम मिले, तो हम उस्तादों की तलाश में थे, हम इंस्पिरेशन की तलाश। मुझे याद है कि हम वहां पर उस दौर में एमए कॉलेज में बहुत बड़े बड़े लोग बैठा करते थे, पढ़ाया करते थे, जैसे अताउल्ला कासमी साहब वहां पर थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब वहां पर थे, और उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। मोहम्मद खालिद साहब एक बहुत बड़ा एक पिलर थे, जो कि वहां पर बहुत काबिल आदमी थे, वो बहुत काबिल शायर थे, और बड़ा उन्हें नॉलेज था, और वो बड़े मेहरबान थे। फिर सिद्दीकी साहब थे, तो पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, शायद आफ्ताब को याद हो। हफीज सिद्दीकी। हाँ, हफीज सिद्दीकी साहब, वो बहुत ही मेहरबान थे हम बच्चों पर। वो तो एक ऐसा था कि एक ऐसा सॉफ्ट एक रूह थी, और उनके साथ फिर आरफ अब्दुल मतीन साहब का बहुत ताल्लुक था। तो जब हम उनके साथ बड़े, हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन जब जाते थे तो वहां उनसे भी मुलाकात होती थी। तो इस उम्मीद से, और दूसरा ये कि वो बड़ा एक हलचल थी उस दौर के अंदर ना, उस दौर के अंदर अभी जिया साहब के का जमाना खत्म हो रहा था, खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी एक 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 उसके असरात बाकी थे, वो स्ट्रगल, और सियासी तौर पर एक बड़ी ताकतवर एक रिएक्शन मौजूद था। तालीमी इदारों में खास तौर पर एक तंजीम का बहुत गलबा था, बड़ा जुल्म सितम था, जबर था, और उसके खिलाफ जो है, जो तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद जो लोग थे, लेफ्ट के, मिडिल के, वो लोग एक 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 जदोजहद चल रही थी। उसके दरमियान में जो ख्वाब था, वो वही था, फिर वो हम सब लोगों के साथ रहा, और वो ख्वाब था जिसकी बुनियादें हमारे बचपन में ही पड़ी थी, जैसे कि आफ्ताब ने कहा। लेकिन वो फिर उसमें उसको कुछ थोड़े से आइडियोलॉजिकल कलर भी मिले, और वो एक ख्वाब था कि एक ऐसा मुआशरे का ख्वाब, एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब जिसमें बंदा बंदे के से बरतर या कमतर ना हो, अपने अपने औसाफ, अपने इखलाक, और अपनी 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 जो है वो खैर और नेकी की बुनियाद पर तो
किसी की ज्यादा इज्जत और किसी की कम इज्जत हो सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक इंसानी मसावात पर मबनी मुआशरा, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हकूक, आजादियां, जिम्मेदारियां, वो एक शहरी को उसके होने की बुनियाद पर उसकी किसी किस्म की उसकी जात, उसका अकीदा, उसका रंग, उसकी नस्ल, उसकी जिन्स, उसकी सिन, इस बुनियाद तो ये एक चीज हमारे अंदर एक ख्वाब था और बड़ी शदीद इसकी जरूरत हमने महसूस की थी अपने बचपन में भी और बाद में भी, और किसी न किसी रंग में ये बैकग्राउंड, ये ख्वाहिश जो है, ये जद्दोजहद जो है, वो हमारे एक्सप्रेशंस के अंदर मौजूद रही। मैं जाती तौर पर एक सियासी आदमी था, तो मेरी जो शायरी थी या मेरा जो एक्सप्रेशन था वो बड़ा डायरेक्ट था, वो बड़ा उसमें नारेबाजी थी। और लेकिन आफ्ताब चूंकि शुरू से एक स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म का उसका एक रंग था, और वो रंग किसी फैसले से नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि आफ्ताब की सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी ये है कि उसने भी जो भी रास्ता चुना वो किसी कैलकुलेशन की वजह से नहीं चुना। उसने ये तय नहीं किया अच्छा आजकल इसका फैशन है या इसकी मांग है या मैं ये रास्ता, वो उसके अंदर से नेचुरल है। और ये हमने हमेशा इसको ऐसा ही देखा है। जब ये इसने पहला ज्ञान लिखा तो उस पहले ज्ञान लिखने से कई साल पहले, जब खैर इसको भी ये आफ्ताब साहब को भी नहीं इल्म या अंदाजा होगा कि कभी वो इस तरह का काम करेंगे, उस वक्त भी ये इसी तरह थे। उस वक्त भी इनके अंदर से एक ख्वाहिश और एक उपज, एक लहर उठती थी। तो इन्होंने, मुझे याद है कि एक शाम रब्बे अजीम के नाम, वो एक ऐसा गैर मामूली इनिशिएटिव था कि जब इन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं था कि ये हो सकेगा ये नहीं, लेकिन फिर वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया, एक रवायत बन गई बहुत। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी शायरी जो है वो एक, जब मैं पढ़ता हूँ तो वो आम लहर की रोमांटिक शायरी नहीं है, लेकिन वो आम लहर की सियासी शायरी भी नहीं है। तो उसमें भी जा बजा आफ्ताब की शायरी में वो एक मिस्टिक, एक जो है सूफिया, एक जर्रे और कायनात का जो तालमेल है, उसकी फर्द की और इज्तिमा का तालमेल जो है, और एक कतरे और समंदर का जो तालमेल है, वही बात जो है कहीं ना कहीं जो है जाके नजर आती है। लेकिन इनके सारे, इनकी तलमीहात, इनका एक्सप्रेशन बहुत क्रिएटिव है और हमेशा से ये एक जेन्युइन शायर है। ये एक बहुत बड़ी कमी है, ये एक बहुत बड़ा नसीब है, ओरिजिनल शायर होना, जेन्युइन शायर होना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चंद इनके शेर सुनाता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये ताज़ा ही कोई इनकी गजल है। ये मुझ पर मुनकशिफ होने लगा है, मेरे अंदर कहीं मेरा खुदा है। वाह। और ये मुझ पर मुनकशिफ होने लगा है, मेरे अंदर कहीं मेरा खुदा है। चिरागे जहां करूं मैं पेश कैसे, हवा ने रास्ता रोका हुआ है। तेरे प्यासों की मौला बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया है। अच्छा, इसी में ख्वाब के सिक्के गिरे हैं, जो बर्तन नींद से खाली पड़ा है। तो बड़ी खूबसूरत बात है, उसी में ख्वाब के सिक्के गिरे हैं जो बर्तन नींद से खाली पड़ा है। किनारे पर उफक के आ गया हूं कि सर दीवार से लगने लगा है। मैं सोता हूं कि मेरे वास्ते तो मेरा मुर्शिद कलंदर जागता है। तो आफ्ताब की शायरी हो या उनके ज्ञान हो या उनकी कहानियां हो जो उन्होंने एक किताब में लिखी, वो सब एक ही लड़ी में, एक ही लहर में, एक ही ख्वाब में परोई हुई है। और वो है कि इंसान की तकरीम का ख्वाब, इंसान के होने की तकरीम का ख्वाब, और एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब, एक ऐसी तालमेल, एक ऐसे मेल जोल का ख्वाब जहां से, जिसमें से आश्ती फूटे, अमन फूटे, मोहब्बत फूटे, और एक दूसरे के होने का असबात फूटे, तकसीम ना हो। जैसे इनका एक ज्ञान है कि जंगें जो है वो कब्रिस्तानों के मुद्दे जनती है, और इस तरह की और बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं। और उसका जो एक मेल, एक जो है मरकजी धारा है, वो अमन की ख्वाहिश है, मोहब्बत की ख्वाहिश। तो अभी फिलहाल तो मैं यही बात कर सकता हूँ कि मैंने आफ्ताब की, मेरा ख्याल है कि बुनियाद से लेकर, पहली गजलों से लेकर आज तक सारी शायरी पढ़ी है,
और उसको लिए जिया है हमने एक दूसरे की शायरी को, तो वो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये शायरी किसी मुकाबले, किसी मुनाकशे, किसी अपने आप को तस्लीम कराने के लिए ये शायरी नहीं की गई कभी भी। ये अपने अंदर की एक जो है एक लहर के अंदर से नेचुरली जेन्युइन तरीके से निकली है। और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये एक मिस्टिक, मेरे नजदीक आफताब एक मिस्टिक रिबेलियन है, या एक रिबेलियस मिस्टिक है, तो जो कि चीजों को तोड़ना भी चाहता है और नए सिरे से तख्लीक भी करना चाहता है, वो एक अपना नया जहान बनाना चाहता है। तो ये जो है ये आफताब की शायरी का ये एक पहलू है जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर और नुमाया मुझे नजर आता है। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शहराज राज साहब। इससे पहले कि मैं जनाब गुल परवेज साहब की तरफ जाऊं, मैं आफताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोई ताजा गजल जो है उससे हमें कुछ शेर सुनाएं। आसिम सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी आपकी आवाज जी थोड़ी कम है, थोड़ा माइक के करीब आ जाइए। या तो आपने कुछ नया शार या अपनी कोई गजल सुनाई है हमें। उसमें से कुछ एक गजल के कुछ इशार सुनाता हूँ। जी। सहीफा आंख पर उतरा है आधा, सहीफा आंख पर उतरा है आधा, उसे देखा मगर देखा है आधा। वाह। मेरा कुछ माल कुर्ते में वाह। सिला है, मेरा कुछ माल कुर्ते में सिला है, अभी तूने मुझे लूटा है आधा। वो जिस पर मोहर थी तेरे लबों की, वो सिगरेट मेज पर रखा है आधा। क्या कहीं बात पर और होगा ये मुकम्मल, कि मेला बस यहाँ लगता है। फिर देख तेरी ममता, सहीफा आंख पर उतरा है आधा, उसे देखा मगर देखा है आधा। जी। बहुत शुक्रिया। कुछ और अता कीजिए आफताब साहब, कुछ और अशार सुनाइए। अच्छा, इशार सुनाता हूँ। कह रहा था कि हम जितने भी दोस्तों का ग्रुप था, हमारी जिंदगी किताब के साथ गुजरी थी। मसलन बचपन से लेके तो जवानी तक शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे हमने किताब ना पढ़ी हो। और बल्कि एक लाइब्रेरी थी हमारी इचरा में, तो मैं जब उससे किताब लेने जाता था, वो मुझसे कहता था कि सारी किताबें तो आप पढ़ चुके हैं, अब कुछ नई आएंगी तो फिर आपको बता देंगे। तो ये जो आग थी ना अंदर, हमें लगता था ये आग किताबों से बुझेगी। और फिर उसमें आसम कोशिश की कि सबको पढ़ा जाए, तमाम मज़ाहब के जो सूफी हैं, जो भगत हैं, जो सेंट्स हैं, उन सबको पढ़ा जाए। तो ये जो ज्ञान की अंदर एक आग जली ना, इसके पीछे वो तमाम इल्हामी किताबों का निचोड़ था, और तमाम सूफी और जो मुकद्दसीन थे, ये उनकी वजह से ये सारा ज्ञान जो एक, मैं तो कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आप दरिया के अंदर उतरें और आप गीले भी ना हो। तो ये सब कुछ फिर जो मैंने पढ़ा, वो फिर मेरे ऊपर तारी हुआ, और फिर ये जो ज्ञान है उसकी शक्ल में सामने आया। शराज ठीक कह रहे हैं कि गजलों के अंदर भी वो रंग है, जाहिर है इससे आप भाग नहीं सकते। जिस रंग में आप रंगे जाते हैं ना, आप फिर वैसे दिखाई देते हैं। तो कोई एक दो शेर सुनाता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि बाकी दोस्त बात करें। किसी तरह से प्यास बुझा लो पानी की, सहरा में तस्वीर बना लो पानी की, मुझको इन अंगारों पर ही चलने दो, तुम रास्ते से बूंद उठा लो पानी की हैं। जाने वाले रोने से कब रुकते हैं, रास्ते से दीवार हटा लो पानी की। वाह, बहुत जब खूब। भी तुम ये जानना चाहो कौन हूं मैं, जब भी तुम ये जानना चाहो कौन हूं मैं, मिट्टी में एक बूंद मिला लो पानी की। जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। यानी कि जो आग आप किताबों से बुझाना चाहते थे उसे और आग मिल गई। और ज्ञान देख के मुझे बहुत दफा ऐसा लगता है कि आपने कलम जो है वो उसी आग में डिबोकर जो है वो रोशनी और खुशबू को लिख दिया है। जी अब मैं आता हूं जनाब गुल परवेज साहब की तरफ।
शायर हैं, अदीब हैं और माहिर इल्म इलाहियत हैं। गुल परवेज साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जो गयान आफ्ताब साहब ने लिखा है, उसको आप सोशल तरीके से और ख़ास तौर पर एक रिलीजियस स्कॉलर होते हुए कैसे देखते हैं, जनाब गुल परवेज साहब? अच्छा, ये है कि ये जो ज्ञान का जो जॉनरा है, मैं इसको जॉनरा ही कहूँगा, ये जो एक सिन्फ है, ये खासी एक मेरे ख्याल में कंफ्यूज कर रही है मुझ जैसे एक अदब के कारी को भी, और शायद हो सकता है और दोस्तों को भी जो बाकायदा अदब पढ़ते हैं उनको भी ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हो, बनावट के लिहाज से, या जो उसकी जिस तरह से उसको लिखा जा रहा है। तो इसमें यह है कि जो ज्ञान का जो कंटेंट्स है, जो मवाद है उसका, और उसके जो स्टिक्स हैं, जो उसलूब हैं, असालीब हैं जो उसके, और जो उसका थॉट का पैटर्न है, जो उसका फीलिंग का पैटर्न है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो ये बहुत मुश्किल है कि इसको, इस सिन्फ को क्या नाम दिया जाए। शायद दूसरे दोस्त भी इससे इत्तेफाक करें, क्योंकि ये अंदाज तो पेरेबल का है, एक तमसीली अंदाज है, लेकिन हम इनको प्योरली तमसील भी नहीं कह सकते। ये एफोरिस्टिक भी हो सकता है, और जो है कोटेशन का स्टाइल भी है। तो इस तरह से इसमें फिर ये एक आज़ाद नज्म की शक्ल में भी, एक नसरी नज्म की शक्ल भी बाज़ दफ़ा ये, क्योंकि इनको कॉलम्स में लिखा गया है। तो अमूमन हमारी जो उर्दू की जो नसरी नज्म है, ये भी कॉलम की शक्ल में लिखी जाती है। जावेद आफ्ताब ने ये जो ये तहरीरें हैं, इनको नसर की शक्ल में नहीं लिखा। तो ये एक नज्म और नसर के बीच में ऐसे कुछ एक जगह सी बनाती हुई नजर आती है ये जो जॉनरा है, या ये जो असलूब है, या जो भी इसको कह लें, कोई भी अंदाज है। अभी ये मेरे लिए अभी तक ये फैसला करना अभी तक मुश्किल है कि इसको क्या नाम दिया जाए इस फॉर्म को, क्योंकि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू में या अंग्रेजी अदब में भी इवन इस तरह की तहरीरें जो है वो मौजूद हों। अगरचे मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है अपने अपने तरीके से, लेकिन ये बिल्कुल बहरहाल ये बहुत ही मुख्तलिफ है। अच्छा, कंटेंट्स में भी फिर ये है कि इसमें जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, मशरक़ वुस्ता के मजहब, जैसे उसमें यहूदियत है, मसीहियत है, इस्लाम है, और जो इंडियन रिलीजन्स हैं जिसमें हिंदुइज्म है और बुद्ध मत है, या और जो इज़म्स हैं, तो इनसे बहुत सारी तलमीहात और बहुत सारे इस्तारे लेकर इन जो इन तहरीरों को की बुनत की गई है, ख्यालात की बुनत की गई है, जो बिल्कुल ही इसको एक जो है ना बहुत ही मुनफरद किस्म की एक तहरीर बनाते हैं इन तमाम जो है तहरीरों को। और एक बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि एक ये छोटे छोटे नसर पारे भी हो सकते हैं, जो बेपनाह किस्म की जो है तख्लीकी जो तवानाई है उससे दहक रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज सुनाता हूँ आपको, मतलब हैंडी फ्रैगमेंट्स कह सकते हैं इनको। दे आर हैंडी फ्रैगमेंट्स बस्टिंग विद पोएटिक क्रिएटिविटी, हम इसको यूं भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए कि एक उनका ज्ञान है, ये सफर तो रूह से रूह तक का है, बदन तो फकत पड़ाव है। या फिर एक और जगह वो कहते हैं कि जब से सुना है तू पानियों पर चल सकता है, तब से मेरी आंखें खुश्क नहीं होती। या एक और जगह पे कहते हैं कि मुझे होंठ तो रखने दो, अगर जख्मों से फूल ना खिले तो मेरा सर कलम कर देना। तो ये बड़े ही क्रिस्प किस्म के और बड़े हैंडी किस्म के जो है वो फ्रेगमेंट्स हैं, नसर पारे भी कह सकते हैं, बल्कि मैं तो इसको नज़मी कहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जो शायरी है वो बेसिकली ख्याल के अंदर होती है। ये असल में हाई पोइट्री भी है एक तरह से।
हम इसको हाई पोएट्री भी कह सकते हैं। बेशक इसमें मीटर मौजूद नहीं है, और चूंकि जावेद आफ्ताब ने लिखा भी इसको कॉलम की शक्ल में है, तो मेरा ख्याल है कि उसके लाशऊर में ये होगा कि इसको कॉलम की शक्ल में ही दिया जाए। शायद वो इसको शायरी के बहुत नजदीक लाना चाहता है। लेकिन बहरहाल जो भी उसका जो हम पढ़े, ज्ञान पढ़े, वो भरपूर शायरी उसके अंदर है, बहुत हाई पोइट्री है। तो पोइट्री का वो एक लाजमी हिस्सा है। शायरी जो है ना, वो उसका बुनियादी वस्फ है, जुज़्व लायनफिक है, हम उसको कह सकते हैं, वो बुनियाद होती है। वो शायरी के बगैर वो कोई बात कहता नहीं है। शायरी का बेसिक जो है एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होता है, हर थॉट के अंदर उसकी शायरी मौजूद होती है। फिर यूं मैं समझता हूँ कि हम इसके इन छोटे छोटे जो फरमुदात हैं या जो ज्ञान है, इनको हम दानिश के छोटे छोटे चमकते हुए जुगनू भी कह सकते हैं, जो बेशावरी और लाइल्मी के इस अंधेरे में जो है वो चमकते हुए नजर आती है। अच्छा, अगर हम पेरेबल की बात करें, जिसको हम तमसील कहते हैं या फेबल्स जो होती हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें जो सबक होता है, जो मॉरल लेसन होता है, वो तो जो है कहना